गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है और सब लोग आप लोग बहुत मेहनत से मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है और 64 बीपीएससी मेरी 139th रैंक थी। एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था और 2020 का यूपीएससी मेंस भी मैंने एंथ्रोपोलॉजी दिया है और इस बार जो 2022 में यूपीएससी मेंस हुआ है वो भी मैं एंथ्रोपोलॉजी से ही दिया हूँ। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आज है सोशियो कल्चरल पार्ट, जो सेक्शन 1 है एंथ्रोपोलॉजी का, उसको कहाँ से हम टैकल करें, कैसे टैकल करें और गिवन टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उसमें हम लोग कैसे इसे बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दें और यहाँ से रिजल्ट फेच करके जाए। ठीक है, तो हमें जो देखने को मिल रहा है वो है कि या तो आपके शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं या नहीं तो लॉन्ग आंसर्स बन सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस देखने के बाद इसमें आप लोगों का काम है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको लॉन्ग आंसर्स आपको पता चल जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न पे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके लिए केबीसी नैनो का मैंने अपने समय में वो लिया था। केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का कंपाइल्ड था, वैसे आप गूगल भी कर सकते हैं, मिल जाता है कहीं से भी, वो ले लीजिए। ठीक है, रही बात कि क्या क्या चीज़ें कंटेंट लिखें कि हमारे आंसर्स थोड़े बेटर हो जाए, है ना, तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स देना चाहूँगा जिससे कि आप लोग के आंसर थोड़े और हॉलिस्टिक हों और एक छोटे से वीडियो में मैं इसे कोशिश करूँगा कि समेट दूँ। जैसे देखिए, पहला जो टॉपिक हमारा, इसमें 9 टॉपिक्स आते हैं सोशियो कल्चरल सेक्शन 1 में। ये है आपका मीनिंग स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड इट्स मेन ब्रांचेस। ठीक है, पहला मीनिंग एंड स्कोप, तो हो सकता है व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट इज इट्स स्कोप, व्हाट आर इट्स मेन ब्रांचेस, क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो मीनिंग में आप लिखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है वो तो आप लिखेंगे कि इटिमोलॉजिकली इसका मतलब है कि एंथ्रोपस प्लस लोगस। एंथ्रोपस का मतलब होता है ह्यूमन, लोगस का मतलब स्टडी या साइंटिफिक स्टडी, इसीलिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ स्कॉलर्स को कोट करेंगे। जैसे क्लाइड क्लुकहॉर्न ने क्या कहा है, इसे कहा है कि क्लाइड क्लुकहॉर्न ने इसे कहा है मिरर फॉर मैन। ठीक है, तो क्लाइड क्लुकहॉर्न ने कहा है मिरर फॉर मैन। मिरर फॉर मैन मतलब कि हमारे दर्पण है वो, इट मीन्स इट इज अ हॉलिस्टिक स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैनकाइंड इज बीइंग स्टडीड इन एंथ्रोपोलॉजी। सेकेंडली आप बताएंगे कि एज पर एमजे हर्शकोविट्स, इसने कहा है मैन एंड हिज वर्क, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। मीन्स मैन क्या है, मैन इज बायोलॉजिकल पार्ट, मैन इज बायोलॉजिकल बीइंग एंड हिज वर्क मीन्स कल्चरल पार्ट। सो इट इज बोथ सोशियो कल्चरल एंड बायोलॉजिकल पार्ट दैट इज बीइंग इंटरमिंगल्ड, जिसे कि हम मिला करके देखते हैं, जिसे कि हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्कॉलर्स को भी कोट करेंगे आप एंथ्रोपोलॉजी में। स्कोप, आपको पता है कि स्कोप बस एक लिमिटेड स्कोप नहीं है कि स्कोप जो है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है वो भी अब एक्सपैंड कर रहा है। तो स्कोप में आप लिखेंगे कि क्योंकि ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और उसका वर्क मतलब कल्चरल एस्पेक्ट को दोनों को लेके चल रहा है। तो स्कोप क्या है, स्कोप तो आप देखते ही हैं कि सोशियो कल्चरल है, उसके बाद लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये 4-fold डिवीजन तो फ्रेंच बोआस ने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसका स्कोप और एक्सपेंड कर रहा है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, सॉल्टेक्स, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसके जब स्कोप है तो स्कोप इज एक्सपेंडिंग, स्कोप हमारा बढ़ रहा है। इसका बस एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, उस पर भी आप लोग डिस्कशन कीजिएगा तो बेटर आंसर देगा। मेन ब्रांचेज में देखिए, सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी अगर बड़े लेवल पे पूछेगा तो मेन ब्रांचेज पूछेगा एक साथ, तो आपको 5.5 पेज के आसपास में लिखना है, तो सोशियो कल्चर पे 1 पेज लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए सोशियो कल्चरल किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, माने हिस्ट्री मतलब जैसे पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी था ब्रिटेन में, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी अमेरिका में स्टार्ट हुआ, फिर बाद में दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट होने के कारण से दोनों को इंटरमिंगल करके उसे नाम दिया गया सोशियो कल्चर। तो ये इवोल्यूशन हुआ। लेकिन वाई सोशल एंथ्रोपोलॉजी, क्यों हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ रहे हैं, उसकी क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि दूसरे से अलग करती है, वो बातें भी आप लिखेंगे। आप साथ साथ लिखेंगे उसका रेलेवेंस क्या है। तो सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में आप बहुत डायमेंशंस दीजिए। ठीक है, ऐसी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताइए, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताइए, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताइए, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताइए, मेन ब्रांचेज में। ठीक है, सिमिलरली आपसे पूछ रहा है कम्युनिटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस,
ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बैंड्स एंड ट्राइब। देखिए ये जो टॉपिक्स है, अगर आपसे पूछ लिया कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन। तो कल्चर क्या है? कल्चर जो है क्या है? एक ईबी टैलर का डेफिनेशन है, कल्चर इज ए कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आइडियाज़ एंड अदर कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसी के साथ साथ आप कल्चर को जब सिविलाइजेशन से करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने व्यूज़ दिए हैं। मेलिनोस्की ने भी अपने व्यू दिया है, रेडक्लिफ ब्राउन का व्यू है, उसके बाद जो है डिफरेंट स्कॉलर्स के इसके ऊपर व्यूज़ हैं कि कल्चर किसे मानेंगे, क्योंकि इवोल्यूशनिस्ट जो थे, जो देख रहे हैं इवोल्यूशन हो रहा है, उनका एक अलग व्यू पॉइंट है इसके ऊपर। और जो ये हैं कल्चरलिस्ट, मतलब फंक्शनलिस्ट हैं, उनका अलग व्यू पॉइंट है। फंक्शनलिस्ट में आपके दोनों आ जाता है, बायोलॉजिकल जो फंक्शनलिज्म है और एक आपका ये है सोशल फंक्शनलिज्म जो है, सोसाइटल वाला, रेडक्लिफ ब्राउन का। तो सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है, उस तरीके से थोड़ा कंपैरिजन में करें, ठीक है, कि लगे कि एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर है, ना कि बस कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन डाल के आ गए, नहीं, थोड़ा लगना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजिकल वो है। सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से रेडक्लिफ ब्राउन ने बता रखा है। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए। देखते होंगे बथोंगा ट्राइब में क्या करते हैं, वो अपने पैटर्नल अंकल के साथ बहुत ही ज़्यादा मजाक के उसमें रहते हैं, मजाक करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने मैटरनल अंकल के साथ मजाक करते हैं, लेकिन पैटर्नल अंकल के साथ वो मजाक का रिलेशनशिप नहीं है। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि उन्हें पैटर्नल अंकल के साथ एक अलग टाइप का रिलेशनशिप बनाना है। आप देख सकते हैं कि लेबोरेट, सोरोडेट, साली और जीजा का रिलेशनशिप, क्योंकि अगर ये इसमें सोरोडेट में अगर हम देखें कि अगर बड़ी बहन मर भी जाएगी तो छोटी बहन के साथ उस समय शादी हो जाता था, तो वो एक रिलेशनशिप बनाने के लिए उस टाइप का सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो कोई सा भी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसका रेलेवेंस, एग्जाम्पल्स डालिए, बथोंगा ट्राइब डालिए, कोई इंडियन एग्जाम्पल्स डालिए एग्जाम्पल्स, तब जाकर के ये बेटर आंसर, हॉलिस्टिक आंसर आएगा सोशल इंस्टीट्यूशन। बाकी लिखिए सोशल इंस्टीट्यूशन से आप क्या समझते हैं, कैसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, क्या करता है, वो सब चीज़ें लिखिए। उसके साथ साथ वो लिखिए सोशल ग्रुप, ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। लिखिए इसके बारे में कि क्या है, नहीं है, ग्रुप से आप क्या समझते हैं, किसी स्कॉलर का नाम डालिए, ठीक है। बैंड्स एंड ट्राइब आप पॉलिटिकल में जाके पढ़ेंगे, इसमें दे दिया है, लेकिन बैंड्स क्या है, एक स्मॉल ग्रुप है, उसके बारे में लिखिए। ट्राइब क्या है, उससे लार्जर ग्रुप है। तो उसमें अब बैंड्स में इकोनॉमी किस तरीके का है, इकोनॉमी कैसे गाइड होता है, वहाँ पे मोनेटाइज्ड इकोनॉमी है कि बार्टर सिस्टम चल रहा है, पॉलिटी कैसे, मतलब सोशल कंट्रोल कैसे होता है वहाँ पे, कैसे हो रहा है कि कोई अगर क्राइम कर रहा है उसको, मतलब लॉ एंड ऑर्डर कैसे वहाँ कंट्रोल हो रहा है, जस्टिस कैसे मिल रहा है, पॉलिटी में लिखिए। वहाँ रिलीजियन किस प्रकार का है। आपको पता होगा कि अलास्का में मतलब एक जब लड़ाई हो जाता है कुछ दो ग्रुप में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सॉन्ग डुएट करते हैं आपस में, मैंने गाना में एक दूसरे को थोड़ा बहुत टॉन्ट करते हैं। जो एग्रीव्ड पार्टी होता है, जिसे ज़्यादा दिक्कत हुआ रहता है, उसके जब वो दूसरे पार्टी को गाना में गाली देता है या कुछ बताता है तो लोग ज़्यादा ताली बजाते हैं, और इससे लोग कम से कम एक कंक्लूजन पे पहुँचते, सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार होते हैं। ट्राइब्स, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। वो जानते हैं कि अगर हम एक मेरे ट्राइब को मारेगा, एक मेरे बैंड को मारेगा, मैं दूसरे को मारूंगा तो दूसरा फिर बदला लेगा, तीसरे को मारेगा, और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दे आर मोर स्कॉलर देन अस, ठीक है। आप एंथ्रोपोलॉजी को बस एक आंसर के फॉर्म में ना लें, उसे हॉलिस्टिक तरीके से आंसर को बताएं। ऐसी मैरिज का यूनिवर्सल डेफिनेशन, सही बात है, यूनिवर्सल डेफिनेशन कैसे दे पाइएगा। नोट्स एंड क्वेरीज में कहता है इट इज ए यूनियन बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन सो दैट द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ द वुमेन हैज ऑल द लेजिटिमेट राइट ऑफ द सोसाइटी। लेकिन आपको बता दें देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस। आप न्यू ट्राइब में देखिए, आपको वुमेन मैरिज मिलेगा। आप जा करके देखिएगा
क्या कहते हैं, घोस्ट मैरिज आपको न्यूज़ ट्राइब में ही मिलेगा। घोस्ट मैरिज आपको इसके बारे में होपफुली पता हो, नहीं पता होगा तो कमेंट में कीजिएगा, मैं उसके बारे में अलग से घोस्ट मैरिज और वमेन टू वमेन मैरिज के बारे में बताऊंगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये कैथरीन गप ने जो स्टडी किया था नायर ट्राइब के ऊपर, वहाँ देखते हैं कि बचपन में ही शादी कर दिया जाता है, तल्ली कट्टी कल्याणम जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ बचपन में शादी कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि बचपन में उसने शादी कर दिया और उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। रिलेशनशिप वो कोई नम्बुद्री ब्राह्मण्स जो बाद में कहीं से आते हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाते हैं। तो आपको लगता है कि मैरिज मतलब मैरिज का जो सोशल फंक्शन भी है वो भी डिफरेंट है। तो आप मैरिज का यूनिवर्सल डेफिनेशन देना कि एक मेल और एक फीमेल और महिला का बच्चा होगा, ऐसा तो गलत है। आजकल तो मेल एंड मेल मैरिज देख रहे हैं। तो यूनिवर्सल डेफिनेशन देना मुश्किल है, लेकिन कैथरीन गल्फ का एक डेफिनेशन है, मतलब उस डेफिनेशन का आप लोग जो है सो ग्रुप में मैं चाहूँगा तो शेयर कर दूंगा। वो डेफिनेशन जो है ए मैन मतलब इट इज़ ए यूनियन बिटवीन ए वमेन एंड वन और मोर मैन करके दिया हुआ है, सो दैट द चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ द वमेन गेट्स ऑल द लेजिटिमेट राइट्स करके दिया हुआ है। अब देखिए वमेन टू वमेन मैरिज इसमें कवर हो रहा है, वमेन टू मेन मैरिज कवर हो रहा है, लेकिन फिर इसमें मेन टू मेन मैरिज नहीं कवर हो रहा है, इसकी भी लिमिटेशन है। सो देयर कैन नॉट बी ए यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ मैरिज, हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या मैरिज यूनिवर्सल है, वो भी आप निगेट कर सकते हैं, नहीं है यूनिवर्सल। चाइना के एक इसमें दिया हुआ था अंबर एंड नंबर में, एक बार चेक कीजिएगा, चाइना का कोई ट्राइब है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि वो वहाँ मैरिज जो है मतलब वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, मैरिज नहीं है, एक प्रकार से बस एक अलग टाइप का यूनियन है। मैरिज जिसे आप समझते हैं, क्योंकि मैरिज के एक फंक्शंस हैं, सोशल फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, उस बारे में। तो आंसर उसे उस तरीके से लिखना है कि लगना चाहिए कि हाँ आपके पास ट्राइब्स के एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ऐसी आप फैमिली की बात करेंगे तो आप टाइप्स ऑफ फैमिली पूछा हुआ है, तो फैमिली के टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स होते हैं। बेस्ड ऑन जो है मैरिज कितने मतलब आपके मतलब किस प्रकार का मैरिज वहाँ है, बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप, सारा चीज़, इसके 10-12 टाइप्स हैं, उसे आप देख सकते हैं ईजिली, वो तो ईजी है। लेकिन आपसे अगर थोड़ा सा एनालिटिकल पूछ दिया कि इज फैमिली स्ट्रक्चर डाइंग दिस डेज, क्या जॉइंट फैमिली मरता जा रहा है, क्या लिखेंगे आप? यहाँ स्कॉलर को कोट करेंगे, यहाँ स्कॉलर को कोट करेंगे। आपको भौचक्का होगा और ये चीज़ें उससे आश्चर्य होगी कि 2011 सेंसस में आया है कि 2% रूरल एरिया में ये बढ़ा है जॉइंट फैमिली, और 29% जो है सो आपके अर्बन एरियाज में बढ़ा है जॉइंट फैमिली। क्यों? रीजन है, रीजन जो है स्कॉलर ने ही कोट किया है, शायद रजनी कोठारी ने कोट किया है या किसी ने किया है कि यहाँ पे जो है लैंड का दाम बढ़ रहा है, सब एक साथ आ करके, क्योंकि और भी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ है कि हम कोई भी चीज़, इसी में वाइसिंग भी कहते हैं कि नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है वो हकीकत में हम लोग उसे फैमिली मानते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये न्यूक्लियर फैमिली का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा चाचा भी हमारा फैमिली ही है। और यही अंतर है वेस्ट और ईस्ट में, क्योंकि मोस्टली स्कॉलर्स वेस्ट के हैं, वो अपनी एनालिसिस दे रहे हैं। जो उनके लिए जॉइंट फैमिली है, व्हाट एवर द डेफिनेशन दे आर गिविंग फॉर द जॉइंट फैमिली, इट इज़ ए फैमिली फॉर इंडियन कल्चर। इसे बहुत अच्छे से सारे स्कॉलर्स कोट करके डालिएगा। सिमिलरली इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में आप जब जाएंगे तो मीनिंग एंड स्कोप, मीनिंग आप जानते हैं कि इकोनॉमिक से अलग है, ये इकोनॉमिक से अलग है। वहाँ डिमांड एंड सप्लाई की बातें होती हैं, वहाँ मैक्सिमाइजेशन, सब लोग अपना मैक्सिमाइजेशन करना चाह रहा है, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की बातें होती है। यहाँ सोशल रिलेशनशिप पे चलता है। मेलिनोस्की जब ट्रोब्रियन आइलैंड में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कुला सिस्टम है, उसके बारे में मैं यहाँ डिटेल करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुला सिस्टम है, कुला सिस्टम में आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसका है नहीं। वहाँ उरी गुगु है, उसके बाद वहाँ पे वासी सिस्टम है। तो
आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोशल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ यही सब्सटेंटिविस्ट और ये इनका आया था डिबेट, सब्सटेंटिविस्ट वर्सेस कौन सा है, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी कुछ भी, सब्सटेंटिविस्ट एंड और इंटरेस्ट, कोई डिबेट है। वो डिबेट है आपके पास सिंपल सा। वो डिबेट क्या कहता है कि एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना चाहिए कि नहीं, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। ओबियसली जब वहाँ पे इकोनॉमिक्स काम ही नहीं कर रहा है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक्स काम नहीं कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई और ये चीज़ें काम नहीं कर रहा है, वहाँ सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा काम कर रहा है, तो क्या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ये समझ जाइएगा आप? नहीं। इसे कोट कीजिए, डाल्टन को कोट कीजिए, सैनिल्स को कोट कीजिए, है ना। तो इस तरीके से कीजिए। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, देखिए डेफिनेशन एक रखिए सबका, लेकिन उसी के साथ आप देखेंगे कि ऑथोरिटी, पावर एंड जस्टिस, मतलब आपका ये क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी, ऑथोरिटी, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे, कैसे जस्टिस दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं अलग से बना दूंगा, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी बनाना मैं बना दूंगा, लेकिन आपको सब में कोट करना, एग्जाम्पल्स कोट करना है। एक लेपर्ड स्किन चीफ का एग्जाम्पल है शायद न्यूर में, वो कैसे दो ट्राइब्स में लड़ाई हो जाता है तो कैसे वो दोनों की मध्यस्थता कराता है, मीडिएशन कराता है, वो एग्जाम्पल देना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सिमिलरली रिलीजियन, एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, फतेइज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन में आप सबका एग्जाम्पल्स दीजिए, अच्छे एग्जाम्पल्स दीजिए। आप रिलीजन वर्सेस मैजिक, ठीक है, फ्रेजर ने बहुत अच्छा काम किया है, क्या डिफरेंस है। और फ्रेजर ने तो शायद गोल्डन बॉग में इतना तक कह दिया है कि मतलब मैजिक से रिलीजन, इवोल्यूशनरी स्कीम बता दिया कि मैजिक से रिलीजन आता है, रिलीजन से साइंस आता है, लेकिन आप इसे निगेट कर सकते हैं। एक ही साथ मैजिक भी एग्जिस्ट कर रहा है इसी सोसाइटी में, उसी में रिलीजन भी है, उसी में साइंस भी है। जाइए आप एक्सट्रीम पॉइंट पे भी जाइए, बातें जो रियल है वो भी लिखिए। एंथ्रोपोलॉजी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती है इस चीज़ की, ठीक है, इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। टोटेमिज्म वर्सेस टैबू, या टोटेमिज्म एंड टैबू क्या है। टैबू बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बस इंसेस्ट टैबू लिख के नहीं आना है। फूड टैबू हो सकता है, बहुत चीज़ें खाने से मना रहता है। उसके बाद देखेंगे कि आप ओरांग ट्राइब में तो प्लॉग को पकड़ना, महिला को प्लॉग को पकड़ना भी वो है, टैबू है, ठीक है, या प्लॉगिंग करना भी टैबू है बहुत जगहों पे। जैनिज्म में तो आप नहीं प्लॉग करते हैं। तो टैबू बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बस इंसेस्ट टैबू लिख के नहीं आना है। फील्ड वर्क एंड फील्ड वर्क ट्रेडिशन बार बार पूछ रहा है। फील्ड वर्क ट्रेडिशन आप लिखिए ना, इवोल्यूशन लिखिए ना, कैसे फील्ड वर्क ट्रेडिशन। आप जानते हैं कि पहले जो इवोल्यूशनिस्ट थे वो लोग आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनको फील्ड वर्क ट्रेडिशन से नहीं था। मोस्टली दे रिलाइड ऑन सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि स्पेशली जब आप देखेंगे कि WHR रिवर का टॉरेस स्ट्रीट एक्सपीडिशन, फ्रेंच बोआस, आप जानते हैं फील्ड वर्क ट्रेडिशन के लिए मास्टरपीस वर्क था। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं कहाँ से आता है, आप आकर के देखते हैं कि मेलिनोस्की पूरा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही वाइटल हो जाता है कि आप पूरे के पूरे, जैसे आप बाद में आप देखते हैं कि इसमें जो मार्गरेट मीड की हैं वो लोग नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए चीज़ें इंट्रोड्यूस की, फोटोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल की हैं, ठीक है, नेशनल मतलब आइडेंटिटी कल्चरल स्टडी वगैरह वो लोग की हैं साइकोलॉजिकल के साथ। तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता चला गया है, उसको अच्छे से लिखिए, क्या रेलेवेंस है, कैसे है, क्यों ये यूनिक बनाता है एंथ्रोपोलॉजी को। एक हॉलिस्टिक आंसर इस पे लिखा जा सकता है और एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। और कुछ जो बिहार में यूनिक है वो 2-4 ट्राइब के बारे में दे दिया उसमें, ओरांग, मुंडा, हो, संथाल, बिरहोर, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लिखना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ठीक है, इकोनॉमिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यूथ डॉर्मेट्री इसे आप समझ सकते हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन को। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस प्रकार का इनका सिस्टम चलता है, ये हार्ट वाट भी लगाते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, रिलीजियन कैसी है,
इन ट्राइब्स के ऊपर आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि 10 नंबर मैंने 12.5 नंबर का शायद एक आता है, उसमें आपको ये काम आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो भी सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी को तैयार कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हों ट्राइब्स के, हम बात हवा में ना करें। सेकेंडली, हमारे पास सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हों, ठीक है, और हमें एक हॉलिस्टिक आंसर देना है। वैसे भी एंथ्रोपोलॉजी एक हॉलिस्टिक स्टडी है, आंसर हमारा हॉलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, और मार्क्स फिर एक्स्ट्रा आप फेच करेंगे, ठीक है। बुक्स के तौर पे हम कहेंगे कि जो लिमिटेड समय है उस हिसाब से तो आप गाइड बुक से ही काम चलाइए। अब ये भाष्य का ले लीजिए, अक्षर जैन सब का ले लीजिए, उसी से अक्षर जैन सर सब का ले लीजिए, तो उससे आपको मिल जाएगा, उसी में से आप आंसर बना लीजिए। कंटेंट नहीं मिल रहा है तो मेरे भी ग्रुप पे भी आकर के फ्री बीपीएससी गाइडेंस बाय सेलेक्टेड ऑफिसर्स करके ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट कीजिए कि सर इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए, मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। जो भी मदद हो पाएगा हमसे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में सेक्शन 1 के ऊपर मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। इसमें बहुत चीज़ मैं छोड़ा भी हूँ, जैसे कि ये सेरेमोनियल एक्सचेंज है, या एक्सचेंज टाइप ऑफ एक्सचेंज कैसे होते हैं इकोनॉमी में, आप सारे के सारे रेसिप्रोसिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट एंड ट्रेड क्या है, कैसे है, आप क्या करेंगे, डिसेंट अलायंस थ्योरी, लेवी स्ट्रॉस, आप क्या करेंगे, एक एक सिलेबस बैच जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच जाएंगे, फिर भी डॉट होता है तो यहाँ करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं मदद करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। बहुत ज़्यादा अभी एफर्ट लगाइए, जितना आप एफर्ट लगाइएगा उतना ही आगे बढ़ जाइएगा। ऐसे ही मैं सेक्शन 2 के एनालिसिस के साथ भी आऊँगा कि किस तरीके की बातें आपको एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत है उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ें आप करें। सेक्शन 2 में भी मैं बता दूंगा। सेक्शन 2B जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है, मेरा मतलब फेवरेट टॉपिक में से एक आता है। वैसे मैंने हमेशा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ही लिखा है बिहार में, तो उस पर भी मैं 2B पे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। और सेक्शन 3 जो कि हमारा पेपर 2 है यूपीएससी का, उस पर भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। होपफुली कि ये वीडियो